चलें बेटा क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बच्चे। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं अपने पास पेपर सेशन पे एंड द नेम ऑफ दिस पास पेपर सेशन इज़ 062521 मई जून 2023। ठीक है, ये वाला भी हम लोग पेपर सॉल्व करने जाएंगे। इसमें बहुत इजी पेपर है, 45 मिनट्स का होता है 0625 का, और बहुत इजी पेपर होता है। लेकिन मैं ये इस वजह से आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली पता चल जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है और इसके आंसर्स क्या क्या आएंगे। ठीक है, ये एक मल्टीपल चॉइस पेपर है, पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 2 वहाँ पे मल्टीपल चॉइस होता है IGCSE का 0625 का। तो हम लोग इसका 2-1 करने के लिए जा रहे हैं। जिसको आंसर पता होगा वो लाजमी मुझे बताएं ताकि उसको भी ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। ठीक है, चलें जी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, which vector diagram correctly show the forces Z as the resultant of force X and Y? चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का ये सवाल है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमें यूज़ करना है, हमें बताना है कि कैसे आ रहा है आंसर। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। क्या होगा आंसर? सबने मुझे आंसर्स बताने हैं, बेशक गलत बताएं लेकिन बताएं लाजमी। इसका ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। गेस। फर्स्ट वन इज़ डी। जैनब कहती हैं कि सर डी आंसर है। ठीक है, वेरी गुड बेटा जैनब, डी बिल्कुल सही है। क्योंकि देखें विच डायग्राम करेक्टली शो द Z एज द रिजल्टेंट, कि Z रिजल्टेंट है। यहाँ पे सिंपल हेड टू टेल रख ला है इस वाले में। ये देखें, हम जब भी वेक्टर ड्रॉ करते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पर चीज़ देखिएगा स्क्रीन पे, दिस इज़ योर टेल एंड दिस एरो साइड इज़ योर द हेड साइड। ठीक है ना। अब आप उसी के हेड के ऊपर नेक्स्ट वेक्टर की टेल को प्लेस कर देंगे लाइक दिस। टेल प्लेस कर दिया, ये बेसिकली टेल ही एंड है, ये वाला हेड बन जाएगा। लास्ट वाला टेल हम लोग प्लेस कर चुके हैं। अब रिजल्टेंट क्या होता है, टेल को टेल से मिला दें, हेड को हेड से मिला दें। ये देखें, ये मैंने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया, हेड को हेड से मिला दिया, यहाँ पे टेल को टेल से मिला दिया। तो Z वेक्टर में देखिएगा क्लास, ये रहा Z वेक्टर, टेल को टेल से मिला रहे हैं सबके, यहाँ पे देखो हेड को हेड से मिला रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, Z वेक्टर विच इज़ योर द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई। सो द D इज़ द करेक्ट वन। इस तरह से ये सॉल्व हुआ। An object is falling towards the surface of the earth. The object is falling at its the terminal velocity. Which statement is correct? What is mean by the word terminal velocity? ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? टर्मिनल वेलोसिटी मीन्स द कांस्टेंट वेलोसिटी, फिक्स वेलोसिटी। जो फ्री फॉल में हम जब ऑब्जेक्ट जब मूव हो रहा होता है मेरे बच्चे, तो वो मूव होता है हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से। जब वो मूव हो रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब मूव हो रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो मुझे बताएं इस कंडीशन का क्या आंसर आएगा। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर आएगा। किसी को आइडिया है? वेरी गुड, बी। टर्मिनल वेलोसिटी लाइक कांस्टेंट वेलोसिटी से तब मूव करेगा जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं, लाइक अपवर्ड फोर्स एंड द डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है ना। हमेशा याद रखना, एक्सेलरेशन बिकम जीरो मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। वेरी गुड बेटा, इट्स आंसर इज बी। मुझे किस किस ने दिया है? जैनब ने दिया, जनक, मोहित मसूद, आलियान अब्बास और मोहित का। वेरी गुड बेटा, आप लोग के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। गुड, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ व्हीकल। ठीक है ना, ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोशन ऑफ अ व्हीकल। वो मोशन ऑफ अ व्हीकल का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं है।
ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं होगा एक जगह पे, तो वहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ कहलाती है मेरे बच्चे, कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो एग्जामिनर कह रहा है द ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ व्हीकल, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल इन 400 सेकेंड्स। डिस्टेंस निकालना है, जल्दी से निकाल लें। कौन सा वाला फार्मूला लगेगा? जनक ने बहुत जल्दी, वेरी गुड बेटा ज़ैनब, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दें। क्या आंसर निकला? क्या आंसर निकला आप लोगों का? डी, सारे बच्चे कह रहे हैं डी, 3 का, 3 का कह रहे हैं ना सब। और माशाल्लाह से सबका आंसर गलत था। उम्मे हानी ने पिन कर दिया है, पिन पोस्ट किए, वो भी गलत है। यस, द करेक्ट आंसर इज सी। जैनब का आंसर सही है। जैनब ये क्या, पहले आपने डी बोला फिर सी बोला, डाउट था? सिंपल है, आप लोगों ने फॉर्मूला बिल्कुल सही बताया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? 20 पुट कर दें, डिस्टेंस निकालना है, टाइम कितना है? 400 सेकेंड, सेकेंड्स में ये देखो लिखा हुआ भी है 400, डिवाइड है, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें। करवा दिया, इससे आपके पास आंसर आया होगा 8000। बट 8000 जो आ रहा है, अगर आप इसको ये देखें, गलत आ रहा है बेटा आयशा, 1 मिनट। 8000 का क्या मतलब है कि डिस्टेंस हमें टोटल का निकालना है। लाइक टोटल का क्या मतलब होता है, इधर गौर से देखिएगा आयशा, इस रीजन का भी, ये तो इस रीजन का भी निकालना है और इस रीजन का भी 8000 आ रहा है। अगर हमें सिर्फ एक रीजन का निकालना होगा तो ये जो 2 ट्राइंगल है ना, इसको डिवाइड बाय 2 करवा दें, सिंपल। अब मैं इसका एक शॉर्टकट अब आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। डिवाइड बाय 2 करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4000 मीटर्स विच इज द सी। एक और चीज़, अगर आसान हम इसको करने के लिए जाएं, ये तो वो मेथड है जो देखते साथ एग्जामिनर कहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से लगा के निकाल देते हैं, जो कि अभी आप लोगों ने किया सब बच्चों ने। लेकिन जब ग्राफ के जब सवाल आते हैं ना, तो आपको पॉसिबिलिटी देखनी पड़ती है। वेरी गुड, एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखो कि इसकी शेप कैसी बन रही है। अब इसकी ना शेप कैसी बन रही है, ये और ये, तो ये लाइक अ ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। तो एरिया अंडर द ग्राफ से आप डिस्टेंस निकालोगे, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सवाल को गौर से देखना होता है। हाफ एज इट इज, बेस इज योर 400 एंड देन हाइट इज योर 220 सॉरी, देन योर रिक्वायर्ड आंसर बिकम 4000 विच इज योर सी। ओके, ग्राफ में जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए आता है, ये अल्फाज लाजमी याद रखिएगा। ग्राफ का सवाल है, ग्राफ में जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए आ जाए मेरे बच्चे, वहाँ पर हमेशा एरिया अंडर द ग्राफ लगता है। मैंने क्यों सिखाया था, किस दिन के लिए सिखाया था एरिया अंडर द ग्राफ? इसी दिन के लिए सिखाया था। समझ आ गई बात? ग्राफ का जब भी सवाल आ जाए आपने एरिया अंडर द ग्राफ लगाना है। चलें जी, मूव करें नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन फिगर ऑन द अर्थ, सॉरी, ऑन द अर्थ अ स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर। स्ट्रेचिंग वाला सवाल आ गया, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है, फैल रहा है। स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर व्हेन अ मास ऑफ 3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। Which mass on the moon
would stretch the spring by same extension? कौन सा वाला मास स्ट्रेच होगा सेम एक्सटेंशन से? जल्दी से मुझे बताएं। मोहित मसूद कहते हैं सर सी है। फोर का सी कह रहे हैं बेटा। किस तरह से आपने कैलकुलेट किया है ज़रा मुझे बताएंगे? या तुक्का मारा है मोहित? आपका आंसर गलत है। अच्छा, ये सब कह रहे हैं बी। मास हर जगह पर कांस्टेंट होता है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, फिक्स होता है। बट एग्जामिनर क्या कह रहा है? ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, उस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ लग रही है। तो वो कह रहे हैं कि जब ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ उस मास के ऊपर लग रही है तो टोटल मास हम क्या कवर अप करेंगे? अच्छा, सबका आंसर गलत है माशाल्लाह से। इट्स आंसर इज डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी। डी कैसे है ये देखें। फाइव सेंटीमीटर एक्सटेंशन है। ऑन द अर्थ अ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय द 5 सेंटीमीटर व्हेन अ मास ऑफ 3 kg सस्पेंडेड। गौर से सुनना, एक मिनट बता रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर जब स्ट्रेच होगा, जब मास उसके साथ कितना लगा हुआ होगा, सस्पेंड होगा 3 kg। अब एग्जामिनर क्या करे? द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। अर्थ से 1/6 है। ठीक है, अब आप सिंपल क्या करेंगे? एक ये है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है आपको, लाइक जी दिया हुआ है आपको। ठीक है ना? अब आप इसके साथ क्या करने जाएंगे? 3 डिवाइडेड बाय 1/6। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर ले जाके इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो योर आंसर इज 18 kg। सो इट्स आंसर इज डी। सही। 5 सेंटीमीटर जब एक्सटेंशन जब प्रोड्यूस हो रही है तो उसका मास था 3 kg। आलियान सुनना, 5 सेंटीमीटर यूं करके एक्सटेंड हो रहा है तो उसका मास कितना था? 3 kg। अब वो क्या कह रहे हैं कि द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ से 1/6 है। एक मिनट, ठीक है। तो 1/6 फ्रॉम दी अर्थ है। अर्थ से जब 1/6 होगा तो वहां पर फिर मास पर कितना आ रहा होगा? तो हमने क्या किया? 3 kg डिवाइड बाय 1/6 करवा दिया। चलें जी, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या चीज़ कह रहा है एग्जामिनर? अ शॉपकीपर प्योर राइस इनटू अ डिश दैट हैंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस। ही रिकॉर्ड द रीडिंग्स। अ कस्टमर बाइज सम पास्ता। The shopkeeper noticed that the reading on the spring balance with just pasta in the dish is the same as it was with just rice in the dish. Which quantity must be the same for the rice and for the pasta? Yes, which quantity is the same? Very good, D. Weight, क्योंकि ग्रेविटी मास इज सेम एवरीवेयर
और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो उसका वेट क्या रहेगा, सेम आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट, a student determined the density of an irregular shaped stone. The stone is slowly lowered into a measuring cylinder partially filled with water. ठीक है, partially filled with water. Which other apparatus does the students need to calculate the density of the irregularly shaped stone? Yes, we have to find it out its density. एक मिनट बेटा जी, चलें जी, डन। ये कर लिया आप लोगों ने। इसका आंसर क्या बताया, ए। अच्छा, मैं भी चेक कर लूँ इसका आंसर, 6 का ए। वेरी गुड। नंबर 7, a train is traveling horizontal in a straight line. A book is on a table in the train. The diagram show all the force acting on the book. How is the train is moving? जी, B, accelerating to the right of the diagram. राइट साइड पे क्यों मूव करेगी, जनक कहते हैं, जैनब कहती हैं ए। राबेल का भी आंसर है बी। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इट्स आंसर इज बी। क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही होती है उसके अगेंस्ट वो मूव कर रहा होता है। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली इन अ स्ट्रेट, अ बुक इज ऑन द टेबल इन द ट्रेन, द डायग्राम शो ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अपॉन इट। हाउ इज द ट्रेन मूविंग? ठीक है, उसके अगेंस्ट मूव हो रहा था। वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट, नंबर 8th पार्ट। Now move on the question number 8. The diagram show 4 beams, each of negligible weight, are freely pivoted. Which beam is not in the equilibrium? Which beam is not in the equilibrium? मेरे बच्चे, आपके पास जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, जहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है उसके अगेंस्ट मूव हो रही होती है ट्रेन, इस वजह से वहाँ पर मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स राइट। अच्छा भाई, 8 का क्या बताया आप लोगों ने? जनक कह रहे हैं सी। अच्छा, और जैनब ने भी सी कहा है। वेरी गुड मेरे बच्चे, सी इज योर द करेक्ट वन। साफ कैलकुलेट कर लें। ये देखें जल्दी जल्दी, परपेंडिकुलर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस वाला सवाल है। सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। 3 2s are 6 इज इक्वल टू 6 1s are 6। ये बैलेंस है। 6 2s are 12, 6 2s are 12, 12 12 आ रहा है, ये भी बैलेंस है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये अनबैलेंस है। 4 2s are 8, 4 1s are 4 प्लस 2 1s are 2, 4 and 10, ये आ रहा है 10, ये
एक मिनट एक मिनट, 4 2 8, 2 2 ये पूरा वाला काउंट होगा, 2 2 4, देन 4 1 4। अच्छा यहाँ तक का डिस्टेंस इन्होंने दिया है ना, लेकिन ये जब लगेगा तो ये पूरा काउंट होता है। टू 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 द 4 सही है। ये वाली भी क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। फोर 1 4, 2 1 2, तो ये आ जाएगा 6। फोर 1 4, देन 2 2 4, 4 + 4 8, ये भी 8 और 8 बैलेंस आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सी, सिर्फ सी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर नेक्स्ट, मैं 4 × 4 कर रहा था 16, मैं यही कह रहा था 16 कैसे आ रहा है, लेकिन ये 4 + 4 है। ठीक है, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.2 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड व्हेन इट इज एक्टेड on by a force of 4 Newton. The velocity of the object increase to 5 meters per second in the same direction. For which period of time does the force act on the object? Yes, टाइम निकालना है, जल्दी से निकालना। बेटा विच वन में हानि? क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 मैं दोबारा से समझा देता हूँ। 8 का आपके पास ए वाला समझ आ गया आपको? ए, इसका बी ऑप्शन समझ आ गया, कैसे निकाला, कैसे आपने चेक किया? सी समझ आ गया, डी वाला नहीं समझ आया होगा। देखो डी वाले में क्या है, 4 2 8 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, अब ये देखो ये वाला टुवर्ड्स द पिवटेड देखा जाता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टुवर्ड्स द पिवटेड, 4 1 4 न्यूटन मीटर प्लस, अब ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस टुवर्ड्स द पिवटेड, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इधर तक लग रहा है, तो इधर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर 1 मीटर, टोटल कितना हो गया 2 मीटर, 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूटन, 2 2 4, 4 न्यूटन मीटर, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 न्यूटन मीटर, 8 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 8 न्यूटन मीटर, तो ये भी बैलेंस है, अनबैलेंस सिर्फ और सिर्फ सी वाला हुआ, इस वजह से सी आंसर है। ओके मेरे बच्चे, नंबर 9 सॉल्व कर लिया। 9 का आप लोग क्या कह रहे हैं, ए, वेरी गुड, बहुत सिंपल है, कर लिया होगा सॉल्व, सबने कर लिया 9 का ए। नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लें, किसी को कोई कन्फ्यूजन है? ओके गुड, बेटा कन्फ्यूजन है ये क्लियर है, समझ नहीं आ रहा? अच्छा सुने, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.2 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इतनी। व्हेन इट इज एक्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज टू 5 मीटर्स पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई इन द सेम डायरेक्शन। फॉर विच पीरियड ऑफ टाइम डज द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, कितने पीरियड ऑफ टाइम से ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट हो रही होगी, आपको वो कैलकुलेट करना। F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर द चेंज इन टाइम, ये वाला पढ़ा था आपने, ठीक है ना। अब मेरे पास फोर्स कितनी है, 4 न्यूटन, स्पीड्स दी हुई हैं
एम वी, इसका फॉर्मूला तो पता है ना, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मीन्स डेल्टा एम वी ओवर द टी। एम फॉर मास, मास कितना था 1.2, अब वी कितना था 5 माइनस 2, आंसर इज 3 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम। तो अब इसको शफलिंग कर दें तो ऊपर इसका आंसर आ जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि शफलिंग कर दी, 4 इधर आ गया, टी उधर हो गया, तो अब मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा 0.9 सेकेंड्स। वो डेल्टा मैंने यहाँ पर लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं करवा रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी ना भाई, वो मैंने देखा नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से आप 3 इसको करके जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, डी, विच रॉ अबाउट द चेंज ऑफ द एनर्जी इन द एनर्जी स्टोर मस्ट बी द करेक्ट। यस, प्रोसेसेस बताने, जल्दी से बताएं। Process water pumped up to a high altitude dam, एनर्जी स्टोर होगी, जाहिर सी बात है पानी के अंदर, विच इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। फिर एनर्जी स्टोर, चेंज ऑफ द एनर्जी इन स्टोर लाइक इंक्रीज, सो इट्स आंसर इज ए। सिंपल है, इसको आप लोग सारे रीड आउट करके जब देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा। देखो स्टोर पूछ रहा है, स्टोर हमेशा आपके पास एनर्जी होती है, और पानी हाइटेड पोजीशन में जा रहा है, तो इसलिए उसके अंदर कौन सी स्टोर होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज है ना। वेरी गुड जना। और एनर्जी स्टोर बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे पानी की हाइट बढ़ती चली जाएगी। और वाटर पंप अप टू अ हाई एल्टीट्यूड डैम, पंप अप जा रहा है ना हाइटेड पोजीशन पे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, अ वुमेन ऑफ मास 50 kg हैज़ 81 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज हर स्पीड। फॉर्मूला पुट कर दें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। जल्दी से पुट करें, आंसर निकालें, शाबाश। जनक कह रहे हैं 11 का सी, जैनब भी सी कह रही हैं, वेरी गुड बेटा, 11 का सी ही करेक्ट आंसर है। बाकी आवाम सो गई है क्या क्लास लेते लेते? इलेवन का सी के बाद मूव करेंगे 12 पे। अ चाइल्ड रन अप अ सेट ऑफ स्टेयर्स 4 टाइम्स, ठीक है, वो 4 दफ़ा जा रहा है, 4 टाइम्स बोल रहा है एग्जामिनर। द टाइम टेकन फॉर ईच रन इज रिकॉर्डेड, ठीक है, ईच रन का उसने क्या किया, टाइम रिकॉर्ड कर लिया। विच टाइम इज मेजर्ड व्हेन द चाइल्ड्स यूजफुल पावर इज ग्रेटेस्ट, कौन सा वाला टाइम होगा जब उसके पास जो यूजफुल पावर है वो सबसे ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, हाँ अंडरस्टूड है, ये कैलकुलेशन नहीं है, ये आपका दिमागी सवाल है। कम टाइम होगा तो इट्स मीन उसमें पावर ज़्यादा है, जितना टाइम ज़्यादा लगता रहेगा इट मीन दैट उसकी पावर कम होती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कम टाइम कब लग रहा है, 10 सेकेंड्स पे, शाबाश, वेरी गुड। नंबर 13, a dam holds water in a reservoir, the height of the water in the reservoir is 15 meters, height कितनी 15 meters की है। The density of the water is 1000 kg per meter cube. What is the pressure due to the water at the bottom of the dam? प्रेशर निकालना है, जल्दी से निकालें। पाँच मिनट के बाद 5, हाँ जी 13 का आप कह रहे हैं डी, वेरी गुड। यस बेटा, उम्मे हानी कैसे कैलकुलेट किया आपने? अलीज़ा चौधरी भी डी कह रही है, मोहित भी डी कह रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। प्रेशर कैलकुलेट करना है, पास्कल।
चलें जी, मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट. वेरी गुड. इधर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा. जब डेंसिटी जब दे दिए ना आपको, तो वाटर इन अ लिक्विड वाला फॉर्मूला लगेगा. P इज इक्वल टू रॉ GH. डेंसिटी कितनी थी? 1000. ग्रेविटेशनल फोर्स पता है 10. H कितना था? 15. डेंसिटी दे दी जाए और प्रेशर निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है. एंड दिस फॉर्मूला इज so the required answer is 15000 Pascal. Okay. Now move on the next point. Question number 14. Question number 14. A student uses a microscope to observe pollen moving on the surface of water. Which statement describes the reason for the movement? Okay. 14. और मैं हानि कहती हैं सी आंसर है. ओके, वेरी गुड जनक, वेरी गुड उम्मे हानि, वेरी गुड. माइक्रोस्कोपिक पॉलिन पार्टिकल आर मूव बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स. क्योंकि वो इतने ज़्यादा लाइटर होते हैं कि दे कैन ईजिली मूव. नहीं मेरे बच्चे, आर मूव बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. Number next. Which statement about the evaporation of water are correct? Evaporation of water are correct. कौन सी वाली statement सही है? Evaporation cause the remaining liquid to cool. During evaporation, the more energetic particle escape from the surface of the liquid. ठीक है. And evaporation only happens at 100 degree centigrade. इनमें से कौन सी वाली बात सही है? वेरी गुड, बी. साफ पता चल रहा है क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें बॉइलिंग मिल जाती है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता. सो 1 and 2 इज़ द करेक्ट वन, और कोई ऑप्शन भी नहीं है. वेरी गुड, अंडरस्टूड एंड सिंपल है. नंबर नेक्स्ट. सम हॉट वाटर इज सील्ड इनसाइड अ मेटल कैन. द कैन इज इन अ वैक्यूम इन अ आउटर स्पेस. द हॉट वाटर स्लोली कूल्स डाउन. हॉट वाटर क्या हो रहा है? स्लोली कूल्स डाउन हो रहा है. अब क्या हो रहा है? हाउ डज द थर्मल एनर्जी स्किप इनटू द स्पेस. स्पेस पे कैसे निकल रही है थर्मल एनर्जी? किस प्रोसेस से निकल रही है? नो या बी. सबसे पहले कंडक्शन होता है, मतलब कंडक्ट होती है, हीट मिलती है, वो गेन करते हैं. ठीक है. कंडक्शन के बाद फिर इसके बाद फिर एवरप्रेशन की तरफ, लाइक द इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लाइक जो आपको फील हो रही होती है कि यहाँ पे हीट है, वहाँ पर प्रोसेस हो रहा होता है. तो इट्स आंसर इज बी. ठीक है. द बाय कंडक्शन देन द रेडिएशन. ठीक है जी. नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे. 17. फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है क्वेश्चन ये वाला.
The diagram show the graph of displacement against time for 4 waves. All the graphs are drawn to the same scale. Which wave has the largest amplitude and the highest frequency? फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा. जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड. ए, ओके. 2, हाँ साफ नज़र आ रहा है. व्हाट इज मीन बाय द वर्ड फ्रीक्वेंसी? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का मतलब बताना चाहिए. नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड. तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी साफ नज़र आ रही है, वेव यहाँ पर है. और एम्पलीट्यूड देखो, हाईएस्ट पॉइंट होता है, दिस इज़ योर द हाईएस्ट पॉइंट 2. या इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो. यहाँ पर भी 2 आ रही है बट इसकी फ्रीक्वेंसी कम है. यहाँ पे 1 आ रही है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम है. यहाँ पर भी 1 आ रही है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी कम है. तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है हमारे पास? ए में. फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है. हाँ जी, रिपीटिशन ऑफ अ वेव या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड. नंबर 18, लाइट एंड लेंसेज से रिलेटेड है. शाबाश, जल्दी से बताएं. द डायग्राम शो अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग अ ग्लास स्लैब. ठीक है. विच कैलकुलेशन गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास? जल्दी से मुझे बता दें. ए, एक्सीलेंट. मैंने बताया था जब भी आपके पास रे ऑफ लाइट मूव हो रही होती है फ्रॉम एयर टू द ग्लास तो साइन आई थीटा ओवर साइन आर थीटा लगता है. तो आई थीटा कौन सा वाला एंगल होता है? ये वाला एंगल होगा जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे से मिलता है. ये दिस एंगल इज कॉल्ड द आई थीटा. जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे से मिल रहा होता है, दिस इज कॉल्ड योर द रिफ्रैक्टेड एंगल. सो 50 90 माइनस 50 आंसर इज 40. एन इज इक्वल टू साइन आई थीटा ओवर साइन आर थीटा. आई थीटा में क्या आ जाएगा? साइन 40 डिवाइडेड बाय साइन 25 डिग्री. तो इट्स आंसर इज ए. सिंपल. ठीक है. यस. Number next, an object O is placed at point P near to a thin converging lens. ठीक है, पतला से converging lens रखा हुआ है. The diagram show 3 rays from the top of O passing through the lens. Each point F is one focal length from the center of the lens. Each point 2f is the two focal lengths from the center of the lens. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स दे दिए. The object O is moved to point Q. O कहाँ पे मूव हो रहा है? Q की तरफ मूव हो रहा है. On the diagram, which type of image is produced when the object O is at Q? मिड में है ना, तो कैसी इमेज बन रही होगी? शाबाश. ओके. और इन्वर्टेड एंड इनलार्ज. इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? इसी तरह की बन रही होगी. इनलार्ज, जितना ऑब्जेक्ट, एक बात लाजमी याद रखना, जितना ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आएगा उतनी इमेज बड़ी बनती चली जाएगी. तो इनलार्ज हो गया और इन्वर्टेड हो गया, विच इज़ योर द बी आंसर. ठीक है. Inverted and enlarged. Very good. Yes, the last part. Which diagram show the dispersion of light by a glass prism? Dispersion of light कौन शो करवा रहा है इसमें? सभी डिस्पर्जन तो देखो सब में हो रहा है. करेक्ट डिस्पर्जन किस में हो रहा है? बिल्कुल सही. वेरी गुड. बी में क्यों हो रहा है? हमेशा याद रखना, जब भी प्रिज्म से रे ऑफ वाइट लाइट जब भी पास होती है ना, ये यूं करके एक पास होगी रेड, फिर ऑरेंज, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, तो वो यहाँ से ना यूं करके डिस्पर्स होगी. हर लाइट के क्योंकि अपनी वेवलेंथ और अपना तरीका कार होता है, इस वजह से इन दी एंड लास्ट में जो जा रही होगी ना, वोलेटाइल, वायलेट, सॉरी वोलेटाइल बोल रहा हूँ, वायलेट, ठीक है, इसको हम लिखते हैं वेबग्योर.
ठीक है, विप की ओर से करते हैं, विच इज़ योर द बी पार्ट. सो दिस इज योर द करेक्ट वन. मोहित अभी आपने ये नहीं पढ़ा, छोड़ने देन पे, छोटे से जोन पे इतना जोर मत दें. ठीक है, डन. विच इज योर द बी इज योर द करेक्ट वन. सो द रिमेनिंग 20 इज योर होमवर्क. ठीक है, ये देखें रिमेनिंग 20 है, ये आप लोगों ने होमवर्क है, ये मुझे सबमिट करवाना है रात तक 11 o'clock तक, जैसे लास्ट आप लोगों ने सबमिट करवाया था. इफ़ यू पीपल हैव एनी कन्फ्यूजन एंड क्यूरियस यू कैन व्हाट्सएप मी. इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ पर आपको फिर समझा दूँगा. ठीक है, ओके मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू.